नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ईएसआईसी प्रीवियस ईयर के पेपर्स और हमने 2 पेपर पहले कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। आज अपना तीसरा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 300 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने 50 क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बच गए वो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और प्रीवियस सेशन में अपन ने कुछ गोल्डन की पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने नहीं देखी है क्लास या सेशन वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे ईएसआईसी प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर यूपीएससी पैटर्न के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको ये सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बच गए हैं कंप्लीटली उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्न में से सेल क्या होती है या फिर व्हाट इज ए सेल? सेल से आप क्या समझते हैं? सेल क्या होती है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है द लार्जेस्ट लिविंग यूनिट विद इन आवर बॉडीज, नेक्स्ट एंजाइम दैट ईट बैक्टीरिया, नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोपिक फंडामेंटल यूनिट होती है ऑल लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स है उन सब की क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हेमेटोक्रिट वैल्यू के द्वारा किसकी परसेंटेज वैल्यू व्यक्त होती है? यानी जो हेमेटोक्रिट वैल्यू पर चेक करते हैं, हेमेटोक्रिट वैल्यू मेल के अंदर या आप 40 से 44% की समथिंग नॉर्मल होती है एंड जो फीमेल्स है उनके अंदर आपकी 38 टू 42 जो है नॉर्मल होती है। तो ये हेमेटोक्रिट जो नॉर्मल वैल्यू होती है, इस हेमेटोक्रिट वैल्यू से ये जो परसेंटेज वैल्यू क्या व्यक्त करती है, ये आपको पूछना चाह रहा है, क्या इंडिकेट करती है। पहला ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, नेक्स्ट प्लाज्मा, नेक्स्ट प्लेटलेट्स, नेक्स्ट आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। तो आप सभी को पता ही है कि जो हेमेटोक्रिट वैल्यू है वो किसको इंडिकेट करती है, जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या व्यक्त करेगी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इन ए नॉर्मल ब्लड सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल बी द मोस्ट एबंडेंट? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि नॉर्मल जब आप ब्लड सैंपल किसी पर्सन का लेते हैं तो उस सैंपल के अंदर सबसे ज़्यादा उन अमाउंट में कौन से सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, नेक्स्ट मोनोसाइट्स, नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स। नॉर्मल जो ब्लड आप सैंपल लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स जो होती है वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मैनिटोल ड्रग का यूज पर्पस गोल के लिए किया जाता है? यानी कि आपको सिंपल सा सवाल ये पूछा गया कि जो मैनिटोल ड्रग आती है उसका यूज क्या है, ये किस जगह पे काम में लेते हैं, इसका गोल क्या है, फिर या फिर इसका पर्पस क्या है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए, और ये सवाल बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये आईसीपी को बढ़ाएगी, या फिर टू डिक्रीज आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नेक्स्ट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, या फिर टू डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। तो आप सभी को पता है कि जो मैनिटोल है वो ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल जितने भी केस होते हैं उनमें दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनमें रिस्क होता है किस चीज़ का, इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का। तो मैनिटोल ड्रग जो है वो क्या काम करेगी, ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज करेगी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द करेक्ट पोजीशन टू परफॉर्म माउथ केयर ऑन ए कोमेटोज पेशेंट। एक कोमेटोज पेशेंट है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हैं, माउथ केयर इस पेशेंट को दे रहे हैं। तो बताइए आप कौन सी पोजीशन जो है इस पेशेंट को देंगे। पेशेंट है कोमेटोज, ध्यान रखिएगा पेशेंट कोमेटोज है और आप माउथ केयर देने वाले हैं, तो कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है साइड लाइन पोजिशन, नेक्स्ट सेमी फॉलो पोजिशन, नेक्स्ट प्रॉन पोजिशन, नेक्स्ट सुपाइन पोजिशन। तो देखिए प्रॉन पोजिशन में तो आप माउथ केयर दे नहीं सकते। नेक्स्ट सेमी फॉलो पोजिशन में अगर आप माउथ केयर देंगे तो इसको एस्पायरेशन के रिस्क ज़्यादा होंगे। साथ साथ सुपाइन पोजिशन में अगर देंगे तो इसको भी एस्पायरेशन के रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। कोमेटोज का मतलब है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन देंगे, तो यहाँ पे जो बच गई वहीं आपको पोजीशन देनी है, साइड लाइन पोजीशन इस पेशेंट को देंगे और माउथ केयर इस पेशेंट की परफॉर्म करेंगे ताकि इसको कोई एस्पायरेशन रिस्क
ना हो। साइड लाइंग पोजीशन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से हाइपोवोलेमिक शॉक का रिस्क फैक्टर कौन सा होता है? यानी कि हाइपोवोलेमिक शॉक अगर किसी पर्सन को होता है तो इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा? ये सिंपल सा सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हेमरेज, नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, नेक्स्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नेक्स्ट वेजोडाइलेशन। तो आप सभी को पता है हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो कब होगा? जब किसी पर्सन को हेमरेज होगा। हेमरेज होगा तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक के कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। तो ब्लड लॉस जब भी होता है हेमरेज की वजह से तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक करवा सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है हाइपोवोलेमिक शॉक का वो है आपका हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट वे टू क्लीन द साइट ऑफ वेनिपंक्चर इज। बहुत ही अच्छा सवाल है कि वेनिपंक्चर जहाँ पे आप करते हो उस साइट को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बहुत ही अच्छा सवाल क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट, फ्रॉम अप टू डाउन यूजिंग अ सेपरेट स्वैब ईच टाइम, नेक्स्ट है फ्रॉम डाउन टू अप यूजिंग 3 स्वैब, नेक्स्ट है फ्रॉम द साइट ऑफ एंट्री टुवर्ड द पेरिफेरी, नेक्स्ट है नॉन ऑफ द अबव। देखिए वेनिपंक्चर का मतलब है जहाँ से आप वैन को पंक्चर करके कोई भी ब्लड का सैंपल ले रहे हो या फिर कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो, वो आपको वेनिपंक्चर कहलाती है। अब इस साइट को कैसे क्या आप क्या करोगे, क्लीन करोगे, ये सिंपल सवाल पूछा गया। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रॉम द साइट ऑफ एंट्री टुवर्ड्स द पेरिफेरी। जहाँ से आपने इंजेक्शन को इंजेक्ट किया था, वो साइट जहाँ से आपने एंट्री की थी उधर से आपको किधर जाना है? पेरिफेरी की साइड। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपने वेनिपंक्चर किया है तो इससे पेरिफेरी साइड में जो है आपको क्या करना है? क्लीन करना है। तो ये आपका क्या रहेगा? बेस्ट वे रहेगा वेनिपंक्चर साइड को क्लीन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम कीप द फॉलोइंग इन माइंड। देखिए आप जब भी एज नर्सिंग ऑफिसर पोटेशियम किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो आपको क्या क्या जो है माइंड में रखना है? पहला ऑप्शन है ऑब्टेन डॉक्यूमेंट लैब वैल्यू, नेक्स्ट ऑब्टेन रिटर्न ऑर्डर, नेक्स्ट चेक डोजेज ऑफ मिलीक्विलेंट पर ml, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे तो आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको अपने माइंड में ध्यान में रखने हैं जब भी आप किसी पेशेंट को क्या करो? पोटेशियम एडमिनिस्टर करो। और जो लैब वैल्यू है वो आपको देखनी है, साथ साथ रिटर्न ऑर्डर भी आपको लेना है, कितनी क्या डोज देनी है उसके बारे में भी आपको देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल तो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, सरकारी सवाल है। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, एन 8-year-old white man has a 2 by 3 centimeter pressure ulcer over the left truncator extending into muscle but not into bone. Identify the most likely stage। देखिए 80 साल का व्यक्ति है, वाइट मैन की बात हो रही है, यूँ कह सकते हैं आप अंग्रेज है ना? तो 80 साल का पर्सन है जिसको प्रेशर अल्सर हुआ है और प्रेशर अल्सर की यहाँ पे साइज भी दे रखी है 2 into 3 सेंटीमीटर में। कहाँ पे हुआ है? लेफ्ट ट्रंकेटर के अंदर। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आगे कि ये जो प्रेशर अल्सर बना है ये मसल्स तक तो पहुँच गया है प्रेशर अल्सर, लेकिन बोन के साथ में इंक्लूड नहीं हुआ है, यानी कि बोन जो है वो विजिबल अभी भी नहीं हो पाई है। तो बताइए ये कौन से स्टेज को ये इंडिकेट कर रहा है? तो सबसे जो स्टेज 4th है उसके अंदर क्या होता है? बोन जो है वो भी विजिबल होने लग जाती है, लेकिन जो 3rd स्टेज होती है उसके अंदर सिर्फ मसल्स ही इंक्लूड होगी, बोन इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ मसल ही इंक्लूड हो रही है, तो कौन सी स्टेज होगी? स्टेज 3rd। स्टेज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टेज 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोनट shaped and ring cushions should be avoided because they। डोनट शेप्ड या फिर रिंग जो कशंस आते हैं उनको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, नेक्स्ट है आर नॉट थिक इनफ टू रिलीव प्रेशर, नेक्स्ट गिव ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, नेक्स्ट आर वेरी अनकंफर्टेबल। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो भी रिंग कशंस आप लगाते हैं या फिर डोनट शेप्ड जो भी कशंस आप लगाते हैं इनको अवॉइड करने चाहिए जो भी पर्सन लगा रहा है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर सकते हैं और टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, इसलिए इनको अवॉइड करने ही करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
When transporting a patient with a chest tube, ensure the unit is। देखिए आप एक ऐसे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिसको चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, तो आप यूनिट में इस पर्सन में सबसे पहले क्या इंश्योर करेंगे। पहला ऑप्शन है अबव द चेस्ट लेवल, अबव द चेस्ट लेवल ड्यूरिंग ट्रांसफर। नेक्स्ट बिलो द चेस्ट लेवल एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट एट द लेवल ऑफ थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिलो द चेस्ट लेवल एट ऑल लेवल। कभी भी चाहे आप कहीं भी पेशेंट को लेके जा रहे हो, जो चेस्ट ट्यूब लगी हुई है वो बिलो द चेस्ट लेवल होनी चाहिए ऑल टाइम्स। इवनिंग मॉर्निंग जहाँ पर भी आप लेके जा रहे हो, कहीं नहीं लेके जा रहे हो, तो भी मतलब ऑल टाइम जो है ये बिलो द चेस्ट लेवल होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी पेशेंट को राइस ट्यूब इंसर्शन के बाद उसकी एक्यूरेट पोजीशन को चेक करने के लिए नर्स के द्वारा निम्न में से कौन से इंटरवेंशन किया जाना चाहिए। तो एक पेशेंट को आपने क्या किया है, राइस ट्यूब यानी एनजी ट्यूब लगाई है। अब आपको ये पूछना चाह रहे हैं एनजी ट्यूब जैसे आप लगा देते हो उसके बाद इसकी एक्यूरेट पोजीशन को आपको क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पे एक्यूरेट पोजीशन चेक करना है। कन्फर्म पूछे, कन्फर्म नहीं पूछा है, कन्फर्म पूछे, कन्फर्म मेथड क्या होगा, तो आपका क्या होगा जवाब, एक्सरे। लेकिन यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि भाई एक्यूरेट मेथड या फिर एक्यूरेट पोजीशन आप कैसे चेक करेंगे वो आप बताइए। पहला ऑप्शन है टेस्ट एसिडिटी स्टेटस यूजिंग लिटमस पेपर। नेक्स्ट प्लेस स्टेथोस्कोप ओवर स्टमक एंड लिसन फॉर हुजिंग साउंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ 5 ml ऑफ एयर। नेक्स्ट बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बाय डूइंग एबीजी एनालिसिस। देखिए एबीजी एनालिसिस तो आप इसका पता कर नहीं सकते। एबीजी एनालिसिस जो है वो बेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड होता है ऑक्सीजन जो लेवल है उसको डायग्नोस मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस करने के लिए। यहाँ पे बात हो रही है राइस ट्यूब की, तो देखिए यहाँ पे राइस ट्यूब को जब भी कंफर्म मेथड की बात करते हैं तो एक्सरे आपका सही जवाब जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी जो एसिडिटी है वो आप लिटमस पेपर के पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ स्टेथोस्कोप के साथ आप जो है लिसन कर सकते हैं वुजिंग साउंड 5 ml एयर इंसर्ट करके। दोनों ही कंडीशन से अपन क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल आया फिर से वैनी पंक्चर को लेकर। देखिए क्या पूछा है, निम्न में से वैनी पंक्चर साइट को क्लीन करने के लिए बेस्ट वे या मेथड कौन सा होता है। तो ये तो अपन ने पहले डिस्कस किया था। अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है कि जहाँ पे सेंट्रल, जहाँ पे वेनिपंक्चर किया गया उस साइड से पेरिफेरल जो है वो आपको क्लीन करना है। यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसा ही सवाल है लेकिन ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट है। बस सवाल वैसा ही लेकिन ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट है। देखिए क्या है, यूज 70% अल्कोहल टू क्लीन एंड अलाउ द ड्राई फॉर 30 सेकेंड। नेक्स्ट फ्रॉम डाउन टू अप एंड यूजिंग 3 स्वाप, ये एक ऑप्शन सेम वहाँ से लिया गया है तो ये तो गलत है, अपन ने वहाँ पे अभी भी क्वेश्चन डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट यूज बीटाडीन टू क्लीन। नेक्स्ट नॉन ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूज बीटाडीन टू क्लीन। देखो विनिपंक्चर जो साइट होती है उसको क्लीन करने के लिए बीटाडीन यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कैसे करते हैं, तो जहाँ पे वेनिपंक्चर साइट है उससे पेरिफेरी साइड में जो है हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी अपन ने बात भी की इसके बारे में। देखिए क्या पूछा गया, द मोस्ट एक्यूरेट मीन्स ऑफ एवेल्युएटिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज। ऑक्सीजन थेरेपी की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है। पहला ऑप्शन है एबीजी एनालिसिस। नेक्स्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एबीजी एनालिसिस। मोस्ट इफेक्टिव एंड इवेल्युएटिंग मेथड है ऑक्सीजन थेरेपी को असेस करने का, वो है आपका एबीजी एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सेंट्रल विनस प्रेशर के द्वारा कौन सी फाइंडिंग का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन किया जाता है। सीवीपी सेंट्रल विनस प्रेशर से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रेशर ऑफ द राइट एट्रियम। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेशर ऑफ द राइट एट्रियम। जो सीवीपी है यानी सेंट्रल विनस प्रेशर है उसके द्वारा
कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग का डिटर्मिनेशन किया जाता है, तो आपको सही जवाब करना है प्रेशर ऑफ द राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ओपन वाइल एन ओपन इंसुलिन वाइल शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये ईएसआईसी ने पहले पूछ रखा है। देखिए इंसुलिन वाइल जो है उसको ओपन आपने कर ली और उससे आप इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं। अब बताइए, आपको ये पूछना चाह रहा है कि इस इंसुलिन वाइल को, जो ओपन वाइल है, इसको कब डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब कितने दिनों तक आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद में इसको डिस्कार्ड ही करना होता है। पहला ऑप्शन है 15 डे ऑफ ओपनिंग, नेक्स्ट 1 मंथ ऑफ ओपनिंग, नेक्स्ट 1 वीक ऑफ ओपनिंग, नेक्स्ट है 10 डेज ऑफ ओपनिंग। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 1 मंथ ऑफ ओपनिंग। 1 महीने तक आप ओपन इंसुलिन वाइल को यूज कर सकते हैं, इसके बाद इसको डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन आर। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शन जो है डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूट होते हैं। पहला ऑप्शन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट अनस्टेरिल इक्विपमेंट, नेक्स्ट डॉक्टर एंड नर्स, नेक्स्ट आईवी फ्लूइड्स। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। हॉस्पिटल इन्फेक्शन जो डेवलप होगा वो किनकी वजह से हो सकता है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट की वजह से। एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का ऐसा ही होता है कि जहाँ पे बहुत सारे मरीज आते हैं अलग अलग बीमारियों से, तो वहाँ पे तो वैसे भी वो एनवायरनमेंट कंटेमिनेटेड है, तो किसी ना किसी को वो बीमारी हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। होस्ट और एजेंट तो पेशेंट लेके आते ही हैं जिनकी वजह से होती है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल इन्फेक्शन डेवलप करने वाले जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो आपके एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्न में से ब्लड तथा ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर करने से पूर्व नर्स के द्वारा ब्लड बैग में किसका ऑब्जर्वेशन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। देखिए ब्लड प्रोडक्ट जब भी किसी पर्सन को एडमिनिस्टर करते हैं तो नर्स के द्वारा ब्लड बैग में किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है गैस बबल्स, नेक्स्ट क्लाउडीनेस, नेक्स्ट एबनॉर्मल कलर, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो क्लाउडीनेस है वो भी आपको चेक करनी है, गैस बबल्स तो नहीं है वो भी आपको चेक करना है, एंड एबनॉर्मल कलर तो नहीं है ब्लड का, ये भी आपको चेक करना है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। निम्न में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए मुख्यतः कितने गेज का आईवी कैनुला यूज किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से गेज का आईवी कैनुला यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है और आगे आने वाली एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है 18 गेज कैनुला, नेक्स्ट 22 गेज कैनुला, नेक्स्ट 20 गेज कैनुला, नेक्स्ट एज पर एडवाइस ऑफ डॉक्टर। देखिए डॉक्टर की एडवाइस जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ लेंगे, या फिर 18 गेज का लेंगे या 20 गेज का या 22 गेज का। देखिए जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 18 गेज का। एज पर एडवाइस डॉक्टर ये नहीं करना है, डॉक्टर ने कह दिया कि 24 गेज के कैनुला से आपको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करोगे, क्योंकि इस गेज के कैनुला से कभी आज तक किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया है। बच्चों की बात अलग होती है, बट यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडल्ट स्टूडेंट की बात हो रही है, तो 18 गेज का जो कैनुला होगा वहीं हम यूज लेंगे। डॉक्टर भी ऑर्डर आपको 18 गेज कैनुला ही देगा वैसे, एज पर डॉक्टर ऑर्डर कभी भी गलत नहीं देता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी कल परसों के एक न्यूज़पेपर में देखा था कि जो एक इंजेक्शन का नाम लिखा हुआ था, शायद याद नहीं आ रहा वो इंजेक्शन कौन सा था, मतलब आईएम लगना था और डॉक्टर ने लिख दिया आईवी। डॉक्टर ने क्या लिख दिया, आईवी। तो उससे मतलब पेशेंट को भी रिस्क होता है और जो लगाने वाला होता है उसको भी रिस्क होता है, दोनों को रिस्क होगा। सीधी सी बात है, अगर गलत रूट से आप लगाओगे इंजेक्शन तो डॉक्टर तो कहेगा कि हमने आईएम लिखा था, लेकिन वो आईवी लिखा हुआ था। बाकायदा दोनों जो पर्चियाँ थी डॉक्टर की वो भी शेयर की गई थी न्यूज़पेपर के अंदर। तो ऐसा नहीं करना है, पहले डॉक्टर ऑर्डर जो भी देता है मतलब उसको वेरीफाई अच्छे से ज़रूर करना है। आप भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर है, हर चीज़ आप पढ़ के गए हैं, ऐसे नहीं है कि आप अनपढ़ बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे है ना लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः काफ़ी लंबे समय तक शस्यग्रस्त रहने वाले मरीज यानी कि बेड रिडन पेशेंट में बेड शोर के बचाव हेतु नर्स को कौन सी पोजीशन में या फिर कौन सी पोजीशन को कम से कम कितने टाइम से चेंज करनी चाहिए।
तो ये तो ईजी सा क्वेश्चन है कि जो बेड रिडन पेशेंट है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं, वो पूरे दिन बेड पे ही पड़े रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को क्या हो सकता है, बेड सोर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, यानी कि बेड सोर बहुत ज़्यादा जो है इनको होने का रिस्क होता है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कौन सी पोजीशन आप ऐसी जो है चेंज करते रहेंगे, कितने समय से चेंज करते रहेंगे ताकि इसको बेड सोर की जो कंडीशन है वो डेवलप ना हो। ये तो आप सभी को पता है, बहुत बार ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। एवरी 4 आवर, नेक्स्ट एवरी आवर, नेक्स्ट एवरी शिफ्ट, नेक्स्ट एवरी 2 आवर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एवरी 2 आवर। प्रत्येक 2 घंटे से आप पोजीशन चेंज कर दीजिए ताकि बेड सोर पेशेंट को डेवलप ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वैसे जीके का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। नेक्स्ट ये भी जीके का क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मोटो, ये एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये सेवा प्रमो धर्म का इसका मतलब मोटो था नेशनल डिफेंस एकेडमी का, सेवा प्रमो धर्म। बाकी वैसे जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे, ये जो 2-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए। डेसिबल यूनिट है किसकी, लाउडनेस ऑफ साउंड की। चलिए अपना क्वेश्चन आ गया है नर्सिंग का। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से मलेरिया डिजीज कंडीशन में कौन सा अंग यानी ऑर्गन अफेक्ट होता है, दुष्प्रभावित होता है। तो मलेरिया डिजीज अगर किसी पर्सन को होगी तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, पहला है लीवर, नेक्स्ट है स्प्लीन, नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, नेक्स्ट है लंग्स। यहाँ पे आपको सिंपल सा सवाल पूछना चाह रहा है कि मलेरिया अगर किसी पर्सन को होता है कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होगा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्प्लेन। मलेरिया डिजीज कंडीशन किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, स्प्लेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है वैसे ये। A nurse is providing care for a patient with diagnosis of Parkinson disease. Of which of the following manifestation is the nurse likely to identify in a patient? देखिए एक पेशेंट है जिसको केयर दे रही है नर्स, और पेशेंट आपके पास में पार्किंसन डिजीज का, इस पेशेंट को आप एज नर्सिंग ऑफिसर क्या करवा रहे हैं, केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन, कौन सा ऐसा वो मैनिफेस्टेशन है जिसको नर्स इस पेशेंट में आइडेंटिफाई करेगी। पहला है कॉल्ड इंटॉलरेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट मास्क लाइक फेस, नेक्स्ट लिथार्जी, नेक्स्ट हेमिप्लेजिया। तो आप सभी को पता है अगर पार्किंसन डिजीज किसी पर्सन को होती है तो कौन सा मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, आपका सही जवाब हो जाएगा मास्क लाइक फेस। पार्किंसन डिजीज में मास्क लाइक फेस जो है ये मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुंभ मेला का है, तो ये आपका जीके का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से नींबू यानी लेमन एंड ऑरेंज यानी संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है, पहला एसिटिक, नेक्स्ट नाइट्रिक, नेक्स्ट सिट्रिक, नेक्स्ट और नॉन ऑफ द अबव। तो ये तो आपका इजी सा क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा सवाल है, ये आपको पूछा जा सकता है। निम्न में से CAT स्कैनर का पूरा नाम यानी कि फुल नेम क्या होता है। तो CAT स्कैनर का पूरा नाम आपको सिंपल से यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, पहले ऑप्शंस देखते हैं। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर, नेक्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑटो टेस्ट स्कैनर, नेक्स्ट कंप्यूटराइज्ड अटैच्ड टेक्नोलॉजी स्कैनर, नेक्स्ट कंप्यूटराइज्ड एडेड टेस्टिंग स्कैनर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। CAT स्कैनर के फुल फॉर्म पूछे तो आपको सही जवाब करना है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ब्रास धातु कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो ये भी अवश्य साइंस का क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं इसको। तो ब्रास जो धातु है उनमें कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, पहला कॉपर जिंक, नेक्स्ट है जिंक आयरन, नेक्स्ट है कॉपर आयरन, नेक्स्ट है कॉपर एंड ब्रास। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रास लिखा हुआ और ब्रास धातु के बारे में पूछ रहा है तो ये आप सही कर दो, तो ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा कॉपर एंड जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सवाल है ये भी। निम्न में से कौन से आइटम को विटामिन सी रिचेस्ट सोर्स माना जाता है, यानी विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स किस में होता है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए ऑरेंज, नेक्स्ट है आंवला, नेक्स्ट है एग्स, नेक्स्ट है मीट। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंवला। आंवला के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन। ये भी जीके का क्वेश्चन है कि जो भी प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इम्पीचमेंट किया जाता है तो किस कहाँ पे होता है, किन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे
आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जीके का क्वेश्चन है। चलिए वाइस प्रेसिडेंट का एक और सवाल है, ये भी आप पढ़ लीजिए कि इंडिया के प्रथम जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट टाइम फाइंड ऑड वन आउट है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सबसे बड़ा महासागर, ये भी आप पढ़ लीजिए। पैसिफिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। एक हेक्टोमीटर कितने इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे 10 डेकामीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट ये आ गया अपने नर्सिंग का क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लाइट डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे। पहला है पॉलीग्राफ, नेक्स्ट है पिक्नोमीटर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, नेक्स्ट है कॉर्नोग्राफ। तो ये भी वैसे साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा पॉलीग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। व्हाट विल यू डू फर्स्ट विथ ए पर्सन सफर्ड फ्रॉम एसफाइक्सिएशन, यानी एक ऐसा पर्सन है जो कि एसफाइक्सिएशन से सफ़र कर रहा है। तो बताइए ऐसे पेशेंट में आप सबसे पहले क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टार्ट सिक्योर ब्रीदिंग इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग पेशेंट टू फ्रेश एयर। नेक्स्ट कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। नेक्स्ट कॉल द पुलिस फर्स्ट। नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। देखिए एसफाइक्सिएशन का पेशेंट है और आप एज नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे केयर दे रहे हैं, तो बताइए इस पेशेंट में सबसे पहले क्या करेंगे। तो आपका सही जवाब रहेगा स्टार्ट रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट करनी है इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग पेशेंट। जैसे आपके पास में पेशेंट आता है तुरंत आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग स्टार्ट कर देनी है फ्रेश एयर के साथ में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी जीके का क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए। चलिए अपना क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी सिचुएशन या कंडीशन को कैंसर की श्रेणी में काउंट किया जाता है। कौन सी सिचुएशन है या फिर ऐसी कौन सी वो कंडीशन है जिसको कैंसर के अंदर इंक्लूड किया गया है। पहला ऑप्शन है मायोपिया, नेक्स्ट ल्यूकेमिया, नेक्स्ट ट्रेकोमा, नेक्स्ट हीमोफीलिया। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। क्या है, कैंसर की श्रेणी में इस कंडीशन को सिचुएशन को इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है फाइंड ऑड वन आउट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे शायद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे नज़दीकी वाला ग्रह यानी नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये आपका जीके का क्वेश्चन है। तो आपका वीनस जो ग्रह है वो सबसे नज़दीकी ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने नर्सिंग का। निम्न में से कौन सी संरचना के द्वारा ब्लड का कंपोजिशन या फिर फॉर्मेशन होता है। कौन सी वो संरचना है जिसके द्वारा ब्लड के कंपोजिशन या फॉर्मेशन का मतलब कंपोजिशन या फिर फॉर्मेशन होता है ब्लड का। पहला ऑप्शन है आरबीसी, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। ब्लड में तो ये सारे के सारे कंपोजिशन होते हैं, सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। आपके आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट भी होती है और एंड प्लाज्मा भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये जीके का क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे, इनसे बाद में कौन प्रेसिडेंट बने, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ग्रेनविच मीन्स टाइम, ग्रेनविच रेफर्स करता है, ये आपको जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 3 डे 24, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। वैसे टेम्परेचर लिख के ऐसा आपको लग रहा होगा कि नर्सिंग का, बट ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 25 डिग्री टेम्परेचर जो है प्रत्येक मतलब 3 दिन में एवरेज रहा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑन द फर्स्ट 2 डेज, अब जो पहले 2 दिन है उसमें 20 डिग्री रहा है और फिर 25 डिग्री रेस्पेक्टिवली रहा है, देन द टेम्परेचर ऑन 1/3 डे। अब बताइए अब 3rd डे टेम्परेचर कितना रहेगा। तो ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, करीबन 44 डिग्री से 47 डिग्री टेम्परेचर अभी राजस्थान में चल रहा है, और वैसे 50 डिग्री भी कहीं कहीं तो चल रहा है, जैसे जैसलमेर है तो वहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर भी है, उससे ज़्यादा भी कहीं कहीं हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी कंडीशंस जो भी मतलब बीमारियाँ हैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो सकती है, लाइक एब्डोमन। एब्डोमन की जो भी डिजीज़ कंडीशंस है वो ज़्यादा हैवी हो सकती है इन हीट वेव्स की वजह से।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीते रहें और अपने जो भी है आपके परिवार में सदस्य हैं उनको भी आप बताएं कि पानी जो है वो सबसे ज़्यादा पीना है। वो आप नींबू पानी पी सकते हैं, ओआरएस वाला पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीते रहना है, क्योंकि अभी गर्मियों का दौर है और गर्मियों से बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि आप भी इस हीट वेव की चपेट में आ जाओ और आप भी बीमार पड़ जाओ, तो ऐसा नहीं हो। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहे, ठंडी छाँव में रहे, बढ़िया कूलर या फिर पंखे के नीचे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस करते रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेपर के साथ, और नेक्स्ट पेपर अपना होगा ईएसआईसी दिल्ली का। ईएसआईसी दिल्ली का जो पेपर हुआ था 2012 में, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।